हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर जेईई चैनल। दिस इज गौरव फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो स्टूडेंट्स, आपका जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हो चुका है और सेकेंड अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चंस आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट पे उनका एनालिसिस करते हुए हर चैप्टर्स का एक टॉपिक मेनिया सीरीज रैंकर जेईई टीम द्वारा चलाया गया है। वो आपके लिए बहुत ही डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। सो आज का जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो कि स्टूडेंट्स अक्सर छोड़ देते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आता, उनको लगता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म ही, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो रिएक्शन मैकेनिज्म ही सब कुछ है। तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप जो पेपर्स देखेंगे इस बार के तो हर चैप्टर से, जो छोटे छोटे चैप्टर से बेसिकली उनकी बात कर रहा हूं अगर मैं, तो जो हर चैप्टर छोटे छोटे हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सारे चैप्टर से हर पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, डेफिनेटली आए हैं। ठीक है, तो आप अगर ध्यान दो, ये 4 चैप्टर्स मैंने गिने, अगर और ये बहुत छोटे छोटे हैं, लोगों को लगता है कि इनमें बहुत एफर्ट होने वाला है, देना पड़ेगा पढ़ने के लिए चाहे जो कुछ भी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी हर चैप्टर की अच्छी होगी अगर, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट इन चैप्टर्स में नहीं देना पड़ेगा, या फिर मैं कह लूँ बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को याद करने से प्रॉब्लम होती है, आई अंडरस्टैंड। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर जो है एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। तो जो चैप्टर है उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम लोग को अप्रोच करना चाहिए पढ़ने के लिए, या फिर मैक्सिमम आउटपुट है ना, हम लोगों को मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे हमें मिलेगा, वो स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली अगर आप इस तरह से आप कैटेगराइज करते हैं कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको, है ना। ऐसे देखने में आपको चैप्टर बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 पार्ट में, अगर 3 कैटेगरी में आपने अगर डिवाइड किया है, पहली कैटेगरी है ड्रग्स, दूसरी कैटेगरी है केमिकल्स इन फूड एंड तीसरी क्लिनसिंग एजेंट्स। लास्ट में क्लिनसिंग एजेंट सब कुछ हो गया तो उसके बाद धोने धाने वाला काम तो क्लीनिंग एजेंट्स या फिर क्लिनसिंग एजेंट्स लोग बोलते हैं। तो पहली कैटेगरी जो ड्रग्स है उसकी अगर हम लोग बात कर लें तो ड्रग्स आते हैं बेसिकली किस तरह के, जो कैटेगरी ड्रग्स की होती है वो उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होती है। पहली प्रॉपर्टी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरी है उनकी ड्रग का एक्शन, और तीसरा है केमिकल स्ट्रक्चर, और उसके बाद एक मॉलिक्यूलर टारगेट। आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ये तो इतने सारे कैटेगरी है, पर मैं आपको बता दूं कि ये चारों आपके ना तो सिलेबस में ना ही एनसीईआरटी में बहुत डिटेल्ड में दिया गया है, तो आपको नो नीड टू वरी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग बोलेंगे कि भाई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और ड्रग एक्शन, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये दोनों जो डिफरेंस होता है इनमें ये होता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो पर्टिकुलर किसी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है उसके लिए होता है, और ड्रग इफेक्ट का जो इफेक्ट है किसी पर्टिकुलर डिजीज या फिर किसी पर्टिकुलर जो मान लीजिए आपका फीवर है उसके लिए जो इफेक्ट है, तो कौन सा ड्रग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उसके लिए, उसके बेसिस पे ये कैटेगरी बनी है ड्रग एक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत सारे जो कैटेगरी बनाई गई है वो आपको डरा नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो बहुत सारे कैटेगरी हैं ड्रग्स की, है ना, इन बेसिकली हम लोग को कुछ ही कैटेगरीज पढ़ने या फिर कुछ पर्टिकुलर गिने चुने टाइप के ड्रग्स के बारे में जानना है। पहला कैटेगरी आता है एंटासिड्स, जो एसिड होता है, एसिडिटी वगैरह होती है ना, ह्यूमन बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो जो पेट में एसिडिटी वगैरह होती है उसके लिए जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं उसको बेसिकली हम लोग एंटासिड्स के नाम से जानते हैं, या फिर एंटासिड्स कुछ लोग बोलते हैं। तो ये कुछ खास है ना, कुछ गिने चुने 1 2 3 ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पोर्शन है एनसीईआरटी का, इससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। ये नाम दे दिया था तीनों, और एक और नाम दे दिया था, वो बेसिकली ड्रग भी नहीं था, तो उसमें नाम दे दिया था और पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर में सल्फर नहीं है। ठीक है, सल्फर नहीं है। अब अगर आपको ध्यान से देखना आ रहा है तो यहाँ सल्फर देख लीजिए, यहाँ सल्फर देख लीजिए, और एक और नाम दिया हुआ था, वो एग्जैक्टली याद नहीं, आगे हमने क्वेश्चन वो वाले इंसर्ट किए हुए हैं, तो आपको वो तो ड्रग ही नहीं, तो वो आउट ऑफ द लीग था, तो आपके जो काम की बात हुई वो यहाँ आके अटक गई थी, तो हिस्टामिन्स उसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो एंटी हिस्टामिन्स, जो हिस्टामिन होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिटी के लिए, या फिर वो जो पेट में, स्टमक में HCl के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके वजह से एसिडिटी होती है। एसिड, जब HCl का एसिड है वो पेट में उसका सिक्रेशन होगा तो एसिडिटी होगी, ऑब्वियस ही बात है।
तो जो ड्रग उसके लिए एसिडिटी वगैरह को कम करने के लिए लिया है, तो वो बेसिकली जो उनके टाइप होते हैं एंटी हिस्टामिन्स टाइप के होते हैं। हिस्टामिन की वजह से एसिडिटी हो रही है तो उसका रिवर्स हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये कुछ फेमस ड्रग हैं, नाम है इनका, कुछ नाम है या फिर कॉमन नेम है दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं। अभी तक मैंने 5 स्ट्रक्चर ही इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ और आते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, ठीक है। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग वो होते हैं जो बेसिकली जो हमारे नर्व सिस्टम पे काम करते हैं या फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग वो इस तरह के ड्रग्स लिए जाते हैं। कोई भी मेडिसिन, पैरासीटामोल इज ऑल्सो अ ड्रग, जिन लोगों को नहीं पता है। ड्रग बोलने से बहुत सारे लोगों को नेगेटिव इंपैक्ट आता होगा कि ड्रग मतलब वो वाला ड्रग, उस वाले ड्रग की भी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ड्रग बेसिकली कुछ भी, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो कि हम लोग अपने बॉडी के लिए लेते हैं, किसी बीमारी या फिर किसी डिजीज के लिए जो भी हम लोग यूज करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, वो सारे ही ड्रग है, ठीक है। तो उसमें एक कैटेगरी और है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, ठीक है। उसमें आती है बात की ट्रैंक्विलाइजर और एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक। ये बेसिकली क्या होते हैं, हम लोग इसमें अगर ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करें तो कुछ फेमस ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ये फेमस ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी डेफिनेशंस जाननी है तो डेफिनेशंस आप बेसिकली, मैं तो यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा है ना, पूरा चैप्टर आपको एक बहुत ही अच्छे मैनर में यहाँ पे आपको चैप्टर का जिस्ट मिल जाएगा कि किस तरह से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। ये ट्रैंक्विलाइजर्स हो गए, एक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग की कैटेगरी है, आप इसके बारे में जाके एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं एनाल्जेसिक्स, ठीक है। उसमें जो एनाल्जेसिक्स आते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, नॉन नार्कोटिक्स और नार्कोटिक ड्रग, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा समझने की बात है कि नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक ड्रग क्या होते हैं। मैंने अभी बोला कि जो एनाल्जेसिक्स होते हैं, अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे बेसिकली, उससे पहले मैं बता दूं डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एनाल्जेसिक्स बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म है पेन किलर्स का, ठीक है। पेन किलर्स का एक साइंटिफिक टर्म है, नेम है एनाल्जेसिक्स। अदरवाइज हम लोग जो कॉमन यूज होता है नाम इनके लिए, वो पेन किलर्स वगैरह या फिर पेन रिलीवर्स, रिट्रीवर्स, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो वो 2 तरह के होते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहली चीज नॉन नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स वो होते हैं जिनकी आपको हैबिट नहीं होती या फिर एडिक्शन नहीं होता है, ठीक है। और नार्कोटिक ड्रग वो होते हैं जिनका आपको एडिक्शन, बहुत ही इजीली एडिक्शन हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है इनमें। और भी बहुत सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये ड्रग्स, इस तरह के ड्रग्स बैन हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें कुछ जो फेमस नाम है मॉर्फिन, हेरोइन और कोडेन, ठीक है। आपने इन दोनों का नाम बहुत बार सुना होगा मूवीज में या फिर सीरीज में, चाहे जो कुछ भी है, आप लोग नाम सुना होगा मॉर्फिन, हीरोइन और कोकेन, कोडेन, ये इस तरह का नाम, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं जैसे नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद है, ठीक है, एक पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है, एक एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपको नाम याद है तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद कैटेगरी आती है एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक्स वगैरह जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो ये सारे जो एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक या फिर एनाल्जेसिक्स, ये अलग अलग इनका फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक्स आपने बहुत, जैसे यह नाम ही चैप्टर का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो आप एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स, इन सब का नाम आप बहुत ही यूजुअली सुनते आते होंगे, हर दिन सुनते आते होंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उनके कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग जान लेते हैं, उनका बात करते हैं कि उनका सोर्स या फिर बनाने का तरीका जान लेते हैं कि किस तरह से बनता है, कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा एक्टिव पोर्शन होता है स्ट्रक्चर का। वही हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर कवर कर लेता है, ठीक है। हम लोगों ने ड्रग, एंटीबायोटिक हो गया, उसी तरीके से एंटीसेप्टिक्स क्रीम, कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, बर्नियोल, ये आपने नाम सुना होगा, बाईथायोनोल, ठीक है। और ये दोनों जो आप देख रहे हैं, इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन अभी इस बार आया था, शिफ्ट कौन सा था ये मुझे याद नहीं है, ये मैंने अभी क्वेश्चन इंसर्ट किया हुआ है, आगे देखने को मिलेगा आपको, कि जो डेटॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसको उसने ए बोला था क्वेश्चन ने, और दूसरा वाला उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसको बी बोला था कि बी का स्ट्रक्चर क्या है या फिर बी का नाम क्या है, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड के बारे में बेसिकली पूछा गया था इस बार। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, दूसरे पोर्शन पे मूव करेंगे। तो दूसरा पोर्शन आता है कि केमिकल्स इन फूड। तो बेसिकली आपको केमिकल्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपने
चिप्स वगैरह के पैकेट्स देखे होंगे, उनमें प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं कि वो जो आइटम उनमें है वो खराब ना हो जल्दी, तो वो चीज़, ठीक है। और जो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में केमिकल्स इन फूड में, वो है आर्टिफिशियल शुगर्स, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल शुगर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना है और आपका काम बन जाना है। आप क्वेश्चन भी देखेंगे, इस बार आर्टिफिशियल शुगर से क्वेश्चन आया था, वो किस तरह का क्वेश्चन था। तो ये कुछ फेमस आपके पास आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोज और एलिटेम, ठीक है। ये एक कुछ फेमस जो है आर्टिफिशियल शुगर्स हैं। इनकी जो स्वीटनिंग पावर होती है, जो हमारा टेबल शुगर होता है सुक्रोज, उससे फार फार मोर होती है, ठीक है। वो 200 गुणा या फिर 600 गुणा या फिर 2000 टाइम्स जो है ज़्यादा स्वीटनिंग होती है, पावर होती है इनकी, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल्स के नाम पे हम लोग इतना ही जानेंगे और ये हमारे लिए सफिशियंट होगा। उसके बाद आता है क्लिनसिंग एजेंट, सबसे लास्ट में आता है कि सब कुछ करा धरा हो गया, अब धो धा के काम खत्म करते हैं। तो क्लिनसिंग एजेंट्स में आते हैं सोप्स। तो सोप्स की कैटेगरी ये होती है कि आपको सोडियम या फिर पोटेशियम, ठीक है, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलेट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक लंबी सी चेन होगी, ठीक है, लंबी सी चेन होगी, उसके साथ एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा होगा और उस जो कार्बोक्सिलेट एनायन COO- होगा, उसके साथ एक या तो सोडियम प्लस होगा या फिर पोटेशियम प्लस होगा। ये सोप्स की कैटेगरी, ये सोप्स को पहचानने का तरीका है कि इस तरह से ही सोप्स हम लोगों को जनरली देखने को मिलता है। ये एक तरीका है। ये सोप जो बहुत ही फेमस सोडियम स्टेरेट सोप है, उसको बनाने का ये एक तरीका है, ठीक है। और भी आपको सोप्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिल जाएंगे देखने को, आप एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है NCERT में, उसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, कि सोप्स क्यों नहीं हम लोग हार्ड वाटर में यूज करते हैं। सोप्स हम लोग क्या करते हैं, कपड़े वगैरह धोने के काम आते हैं, ठीक है। तो हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर आप लोगों को पता होगा, जहां तक मुझे पता है। तो हार्ड वाटर में सोप्स उतने फ्रीक्वेंटली या फिर उतने अच्छे तरीके से काम क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इसका रीजन आप बता सकते हो कि कौन सा आयन या फिर कटायन या फिर किसी और भी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, जिसकी वजह से, है ना, आप ये पैराग्राफ पढ़ना, ये पर्टिकुलरली दिया बहुत अच्छा, बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया गया कि हार्ड वाटर में हम लोग सोप्स क्यों नहीं यूज कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है डिटर्जेंट की, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट में थोड़ा सा अंतर होता है, जिन लोगों को नहीं पता है। मैंने अभी बताया था कि सोप्स जो होते हैं वो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्लियर होगा वो चीज कि जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहली बात, तो डिटर्जेंट बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक, ठीक है। एनायनिक बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसके ऊपर क्या हो, आपके पास एनायंस हो, ठीक है। यहां पे देखो आप, ये ऑर्गेनिक पार्ट बड़ा सा, ठीक है, हैवी चेन, हैवी अल्काइल हो, अराइल हो, कुछ भी हो उस तरह से जो है, मैं उसके बारे में पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूं। ये एक हैवी चेन होगी, हाइड्रोफोबिक चेन होगी, उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव पार्ट लगाओ, जैसे यहाँ पे SO3- है, यहाँ पे SO3- है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ कैटायनिक की अगर बात करें हम, तो एक हैवी चेन जो अल्काइल चेन, ऑर्गेनिक चेन होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो हम लोग उसको कैटायनिक बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनायनिक है, एनायनिक डिटर्जेंट, ये कैटायनिक डिटर्जेंट है, ये एक कैटेगरी है और ये एक उसके एग्जांपल्स हैं। और इस पे सिंस कोई चार्ज नहीं है तो ये हम लोग नॉन आयनिक डिटर्जेंट हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब पिछले जो सोप्स हैं वो क्या है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट थे, और जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें भी सोडियम पोटेशियम आ सकता है, कोई उसमें मना ही नहीं है। लेकिन जो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स आते हैं वो सल्फेट्स के साथ आते हैं, सल्फेट्स के साथ आते हैं, या तो ये टर्शरी अमोनियम ग्रुप, ठीक है, टर्शरी अमीन ग्रुप लगा होता है। ये डिटर्जेंट की क्वालिटी होती है, मतलब अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए, आए भी है क्वेश्चन, ठीक है, अभी आपको देखने को मिलेगा। और ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। तो इतनी सी बात है इस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। आप NCERT देखो, आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। अब क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां से देखो डायरेक्टली इस बार क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज एन
आर्टिफिशियल शुगर, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर। अभी मैंने बताया कि कौन कौन से एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रालोज, है ना, ये आर्टिफिशियल शुगर्स हैं ये, और एक सैकरीन बहुत फेमस है सैकरीन, ये आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से देख लो, एलिटेम ये दिया हुआ है, तुम्हारा पहला ही चीज क्लियर होगा, अगर आपको 4 नाम याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं था, ठीक है। ये आपका सुक्रोज और लैक्टोज, ये तो हमारे आर्टिफिशियल नहीं है ना, ये आपको ये ग्लूकोज से ही बनते हुए नजर आते हैं ना, तो आपको ये आर्टिफिशियल बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये चीज, और कोडेन तो आपको पता ही है, ये एक तरह का नार्कोटिक ड्रग है, तो ये आर्टिफिशियल शुगर तो नहीं है ना, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था इसका। अगला वाला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें कि डिटॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 कंपाउंड्स ए एंड बी, ए एंड बी से दो कंपाउंड्स मिलकर एक डिटॉल बनता है, उसमें से जो ए है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अभी मैंने बात किया था इस क्वेश्चन की, और बी है, ठीक है, ए इज हैविंग देन द नेम ऑफ कंपाउंड बी, नहीं यहाँ पे कुछ टाइप एरर है, बोला है कि बी के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं देन द कंपाउंड ऑफ बी, यहाँ पे कुछ टाइप एरर है, ठीक है। तो यहां से अगर मैंने आपको दिखाया कुछ ही देर पहले कि एक क्लोरो, कुछ इस तरह से एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे, और ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपको बेसिकली अगर डेटॉल के कंस्टिट्यूएंट्स याद हैं, ठीक है, कि क्या क्या नाम होता है उनका, तो आप देख सकते हैं, एक साइक्लोक्लोरोजाइनोल होता है, जाइलिनॉल, ठीक है, क्लोरो इस तरह से जाइलिनॉल है, और दूसरा टर्पिनॉल्स है, ये दोनों मिलके ही आपका क्या नाम है, आप यहां देख सकते हो, मैंने जो अभी स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, ये देख सकते हैं आप, ये, ठीक है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल्स, ये दोनों मिलके ही डिटॉल का फॉर्मेशन होता है, इन दोनों को मिला के। तो बेसिकली जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में तो बात किया नहीं है, हमें बात करनी है सिर्फ इसके बारे में, तो उसका नाम क्या है, टर्पिनॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, ये, हाँ, इसमें बोल रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ टेगामेट इज, ठीक है, मैंने सबसे पहला फिगर जो इंट्रोड्यूस कराया था आपको, सबसे पहला फिगर, ठीक है, जो एंटासिड्स में कि हिस्टामिन्स होते हैं, फिर उनकी वजह से पेट में एसिड वगैरह बनता है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पेज नंबर 451, उस पे आपको सीधा सीधा इसके बारे में पता चलेगा कि जो हिस्टामिन्स होता है उसकी वजह से एंटासिड, जो एसिड बनती है, एसिडिटी होती है, ठीक है, बेसिकली। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम लोगों ने साइंटिस्ट ने ड्रग इन्वेंट किया था, वो सिमेटिडीन था, सिमेटिडीन, जिसका कॉमन नेम टेगामेट था, ठीक है। फिर उसके बाद एक और इंप्रूव्ड जो है ड्रग, वो आया था रेनिटिडीन, ठीक है, रेनिटिडीन, जिसका कॉमन नेम जैंटेक है, ठीक है। यहां से किसने पूछा है कि टेगामेट का स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा तो फिर से आपके लिए कोई ये स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लो। हाँ, यहां से पूछ रहा है कि कौन सा ड्रग, है ना, कौन सा, किस टाइप का ड्रग किस पर्पज के लिए यूज होता है। जो कैटेगरी हमने ट्रैंकुलाइजर, एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक या फिर एंटासिड्स हमने देखा था अभी कुछ देर पहले, तो उनका रोल क्या क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पहले सबसे पहले एंटासिड जो है वो एसिडिटी कम करता है, तो रिड्यूस क्या है, एसिडिटी, ठीक है। आप देख सकते हो डी में, डी का हमें 2 चाहिए। अब इन चारों ऑप्शन में, ठीक है, यही एक ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है जिसमें डी को 2 से मिलाया है, डी को 2 से मिलाया है, तो हमारा डेफिनेटली सही हो गया ना ये कुछ ऑप्शन, तो और किसी के बारे में आपको जानना भी नहीं था, ठीक है। और एंटीपायरेटिक, है ना, एंटीपायरेटिक क्या होता है, रिड्यूसेस फीवर। आप देख सकते हैं बी का ऑप्शन हमें 4 चाहिए, बी में 4 मिलाया हुआ है। अब बाकी आप मर्जी है आपकी, देखना है तो आगे भी देख लीजिए। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया इस बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन सल्फर, डज नॉट कंटेन सल्फर। अभी हमने बात किया हिस्टामिन में सल्फर नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द मिक्सचर ऑफ, वही सेम क्वेश्चन आ गया कि क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग डेटॉल बोलते हैं, वो किस तरह से यूज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको एक स्ट्रैटेजी, आप खुद से भी स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हैं, उसको बनाने का एक ओवरव्यू मिला है इस चैप्टर को लेके, ठीक है। और तो आप
तैयारी में लग जाइए फिर दूसरे अटेम्प्ट के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉप चैप्टर का एनालिसिस करते हुए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।